वाली ओनली पेन हैवंट इवन लॉसेस हिज वर्जिनिटी। सो मांगा की स्टार्टिंग में हमें कुछ बातें बताई जाती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में मुरमन को दुनिया का योद्धा और मार्शल आर्ट टीचर को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। डीमन को डीमन किंग द्वारा चुना जाता है। वे एक दूसरे को टक्कर देते हुए दुनिया पर शासन करते हैं। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन सेक्ट में चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जो माउंट सियो मैंसन है वो डेविल सेक्ट का हिस्सा है। फिर वहाँ हमें परेड दिखाई जाती है जहाँ पर लोग डीमन किंग को लॉन्ग लिव द डेविल किंग कह के बुला रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कहता है, क्या मैं एक किंग हूँ वो भी डेविल किंग, क्या ये सही है? तो वहाँ खड़ा एक पर्सन उस किंग को कहता है कि आप डेविल कल्ट के लीडर हो। और फिर वहाँ खड़ा दूसरा बुढ़ा इंसान कहता है, और आप इस दुनिया के समस्त मार्शल आर्ट को जोड़कर जादू की दुनिया बनाए हो। वो व्यक्ति शॉक होकर कहता है, क्या जोड़ना? मैं कैसे पूरी दुनिया को जोड़ सकता हूँ जबकि मुझे खुद ताइक्वांडो में सर्टिफिकेट प्राप्त है। फिर वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैं केवल एक आम आदमी हूँ जो एक नॉर्मल जॉब करता है। फिर वह सोचता है कि मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में कैसे आ गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस चेहरे को देखकर बहुत खुश हुआ कि मैं कितना हैंडसम हूँ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर केवल पुरुष ही रहते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो चांदनी रात में नेकेड होकर एक मेडिटेशन कर रहा होता है जिसमें उसको अपनी यिन एनर्जी को रिसीव करना होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग पोशन पिलाया जाता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि कंपनी में काम करना उतना भी कठिन नहीं है जितना इस काम को करना है, और उसे उस पोर्शन को देखकर वॉमिटी जैसी फीलिंग आती है। वो फिर सोचता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अब तक सरवाइव कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर यानी डेविल किंग को एक वेपन दिया जाता है जिसे उन्हें दिया जाता है। तो वे सोचते हैं इस ब्रेसलेट का काम फाइटर को कैसे हो सकता है, ये इस वस्तु का क्या इस्तेमाल होता है। आउटसाइड में यानी उनके दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं, अगर महाराज आप अनकंफर्टेबल है तो आप हमें बता दीजिएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। मेन कैरेक्टर उस ग्रीन कलर की जो रिंग होती है उसे अपने प्राइवेट पार्ट में लगा लेता है जिसकी वजह से वो बाद में नहीं निकलता, और वो जो ग्रीन कलर की रिंग होती है वो रेड कलर की हो जाती है। बाहर खड़े सिपाही उस डेविल किंग को कहते हैं, महाराज आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और हमारा जो डेविल किंग यानी हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस चीज़ को अपने प्राइवेट पार्ट से निकाल सके। और हमारा चैप्टर 1 इसी एंडिंग पे ख़त्म हो जाता है। इस मांगा को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस मांगा की टोटल 7 चैप्टर्स है। सो मांगा की स्टार्टिंग होती है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे डेविल किंग आए होते हैं और वो सोचते हैं फाइनली मैं उस महल से तो बाहर निकल पाया। उसके साथ उनके महल के 2 सिपाही भी होते हैं, पर डेविल किंग को उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर हमारे डेविल किंग ने जो रात को कारनामा किया था, उस रिंग जैसी ऑब्जेक्ट को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगा लिया था, उसके वजह से वो मार्केट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते। हार मान के हमारे डेविल किंग मार्केट में खाने की चीज़ों को देखने लगते हैं जैसे कि डम्पलिंग और अन्य चीज़ें। हमारे डेविल किंग को एक पर्सन नोटिस कर रहा होता है जो कि हमारे मांगा का सेकंड मेन लीड है। वो इंसान मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये व्यक्ति हेवनली डीमन है, ये किस प्रकार का एविल डीमन है। मतलब हमारे जो डेविल किंग होते हैं वो अपना जो डम्पलिंग है वो गरीब को दे देते हैं। एक ओल्ड वुमेन होती है, उनके ऑब्जेक्ट को उठाने में हेल्प करते हैं। और इस प्रकार का कोई डेविल किंग कैसे हो सकता है, ये पर्सन कितना अच्छा है। और वो पर्सन सोचता है कि मुझे पता है ये पर्सन ढोंग कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, बस ये अच्छा होने का ढोंग कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे डेविल किंग उस ऑब्जेक्ट को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार उन 2 ओल्ड पर्सन को डाल देते हैं। ना तो वो ओल्ड पर्सन वो ऑब्जेक्ट को उनके पास भेजते, ना ऐसा आज कोई हालत उनके साथ हो रहा होता।
हमारे डेविल किंग डिफरेंट मेथड से उस ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तब अचानक से उनकी लैम्प की रोशनी बुझ जाती है। तब वो चेक करने के लिए उठते हैं कि कैसे लैम्प की रोशनी चली गई। तब दरवाज़ा खुलता है और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि असैसिन जैसे ड्रेस अप करके किंग के कमरे में आया होता है। और किंग उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी कैसे पता है। और डेविल किंग अपने मन में सोचते हैं कि सभी सिपाही कहाँ चले गए। और हमें सिपाहियों का सीन दिखाया जाता है कि सभी सिपाही लोग बेहोश हुए पड़े रहते हैं। जब उस पर्सन की निगाह हमारे डेविल किंग के लोअर पार्ट पर जाती है, तब वो गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि डेविल किंग ने वहाँ पर कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट छुपा के रखा है, तो इसलिए वो हमारे डेविल किंग पर हमला कर देता है। और हमारे डेविल किंग को शॉक लगता है कि क्या तलवार और ये पर्सन हत्यारा है। और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और उसी पर्सन के सामने गिर पड़ते हैं। हमारे डेविल किंग की नसीब इतनी ख़राब होती है कि वो अपने गिरते गिरते अपने लोअर पार्ट का ड्रेस भी खोल देते हैं। और वो हत्यारा देख लेता है कि डेविल किंग पता नहीं क्या कर रहे होते, तो टोंट मारते हुए वो व्यक्ति डीमन किंग को कहता है कि आपके अंदर पुरुष जैसी कोई भी प्राइड नहीं है, आप खुद के साथ खेलने जुटे हुए हैं। और वो हमारे डीमन किंग को टच करने लगता है। और हमारे डीमन किंग सोचते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इस सीन के साथ हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब रात में वो असैसिन हमारे डीमन किंग के रूम में एंटर करता है और उन्हें इम्प्रॉपर वे में टच करने लगता है और कहता है कि अपने पैरों को स्प्रेड करो। वो डीमन किंग को बार बार रोकने पर भी जब नहीं रुकता, तब हमारे डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी yin एनर्जी को एक्टिवेट करके उस असैसिन के ऊपर यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो असैसिन दूर जाके गिरता है। और हमारे डीमन किंग कहते हैं, बास्टर्ड तुम रुक जाओ। ये देखकर हमारे डीमन किंग भी शॉक हो जाते हैं कि वो इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जबकि वो इस दुनिया के है भी नहीं। तब वो पर्सन कांपते हुए डीमन किंग की ओर देखता है और अपने फेस से अपना वो फेस का कवर हटाते हुए कहता है कि क्या ये पावर, चाहे ये पर्सन डीमन किंग ही क्यों ना हो और ये डीमन कल्ट का लीडर ही क्यों ना हो, पर आज मैं इसको हरा के ही रहूँगा। मैं अपनी प्राइड को गिरने नहीं दे सकता। वो हत्यारा हमारे डीमन किंग को देखकर उनको बुलाता है और कहता है कि मैं आपको निश्चित ही रूप से आज उपयोग करके रहूँगा। और हमारे डीमन किंग जब उस पर्सन को देखते हैं तो उस पर्सन की खूबसूरती को देखकर वो उस पर्सन की खूबसूरती में ही खो जाते हैं और कहते हैं, वाओ ये पर्सन कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या उसे खून की उल्टी हो रही है। फिर हमारे डीमन किंग होश में आते हैं और कहते हैं, ये समय दूसरे की परवाह करने का नहीं है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो हत्यारा डीमन किंग को बुलाता है और अपने पास से एक चाबुक जैसी ऑब्जेक्ट निकाल कर हमारे डीमन किंग को उस चीज़ से बांध देता है। वो ऑब्जेक्ट मुरमुम का एक पीस है जिसका नाम जियो कॉन्सक है। उस ऑब्जेक्ट से जब वो पर्सन डेविल किंग को बांध देता है, तो वो जो रोप जिससे वो डेविल किंग को बांधता है, वो रोप इम्प्रॉपर वे में हमारे डेविल किंग के बॉडी को टच करने लगती है, उनके निपल को पिंच करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे डीमन किंग का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और वो मोर्निंग करने लगते हैं। तब वो असैसिन इस चीज़ को नोटिस करता है और कहता है कि ये डीमन किंग कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। और कुछ समय के लिए वो पर्सन खुद ही हमारे डीमन किंग को देखकर ब्लश करने लगता है, पर कुछ समय में ही वो अपने होश में लौट आता है और कहता है, ये डेविल किंग अपनी रियल फेस को एक्सपोज नहीं कर रहा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब हमें इस असैसिन के बारे में बताया जाता है। ये असैसिन कोई असैसिन नहीं है, ये एक प्रिंस है जिसका नाम नामगुन जिन है, जो कि एक योद्धा है। अब हमारे प्रिंस नामगुन जिन किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, उस पर्सन का नाम डेंगजो होता है। वो पर्सन नामगुन जिन को बताते हैं कि अगर तुम्हें डीमन किंग को हराना है तो तुम्हें बेड में अच्छा होना होगा, जिसकी वजह से तुम उन्हें हरा सको, इसलिए तुम्हें बेड के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़नी चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर हमारी जो प्रिंस नामगुन जिन है
वो अपने मास्टर के साथ कहीं गए होते हैं और उनके मास्टर उन्हें एक बॉक्स देते हैं। तब हमारे प्रिंस उस बॉक्स को लेकर कहते हैं, मास्टर ये क्या चीज़ है? और उनके मास्टर कहते हैं, इसकी हेल्प से तुम डीमन किंग की जो वर्जिनिटी है उसे तुम तोड़ सकते हो। तब प्रिंस उस बॉक्स को खोलते हैं और उस बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। तब हम अपने प्रेजेंट सीन में लौट आते हैं, जहाँ वो एसेसन यानी हमारे प्रिंस अपने पास से सेक्स टॉयज़ को निकालते हैं, जिसे देखकर हमारे डीमन किंग भी सोचने लगते हैं, क्या ये मुरमुन की चीज़ें हैं? मार्शल आर्ट की दुनिया इतनी क्रेजी कैसे हो सकती है कि ऐसी चीज़ों को मुरमुन की चीज़ों में रखा जा सके? नहीं, क्या सच में ये मार्शल आर्ट की दुनिया है? और ये कौन सी कैटेगरी है जिसमें सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल होता है? और प्रिंस कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। और हमारे डीमन किंग अपने पैरों को उस प्रिंस के हाथ पर मारते हुए कहते हैं, तुम क्रेजी बास्टर्ड हो। तब हमारे प्रिंस कहते हैं कि तुम जैसे डेविल किंग को ये टूल्स काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। इस मार्शल आर्ट की दुनिया को बचाने के लिए मुझे आपको डिसिप्लिन सिखाना होगा। और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ प्रिंस डीमन किंग के बट पर उस छड़ से मार रहे होते हैं और डीमन किंग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उन्हें इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है इस चीज़ से मार खा के। क्या वो सच में पवर्ट हो चुके हैं? प्रिंस लगातार उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डीमन किंग अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है मैं आज इस दर्द से ही मर जाऊँगा। और अचानक से डीमन किंग के मुंह से मॉर्निंग की साउंड निकल जाती है, जिसे सुनकर प्रिंस शॉक हो जाते हैं। और डीमन किंग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये मैंने अभी क्या कर दिया। और वो सोचते हैं कि ये पर्सन कितने अच्छे से मुझे हिट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे सीन में प्रिंस ब्लश करते हुए डीमन किंग को कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। और डीमन किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस तरीके की साउंड नहीं निकालना चाहते, पर प्रिंस उन्हें रोकते हुए कहते हैं, चाहे आप कुछ कहें पर आपकी बॉडी तो एक्साइटेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है। फिर प्रिंस नोटिस करते हैं कि डीमन किंग को शरीर में जो उन्होंने घाव दिया वो खुद ही हील करना शुरू हो चुका है। तब प्रिंस अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे जल्दी से प्रिंस की वर्जिनिटी को तोड़ना होगा। इसलिए वो उस रिंग जैसी ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने इस रिंग को निकाल दिया तो प्रिंस इजैकुलेट करेंगे, जिससे वो उनकी जो वर्जिनिटी है वो टूट जाएगी और मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रिंस के लगातार कोशिश करने के बावजूद जब वो चीज़ डीमन किंग के उस प्राइवेट पार्ट से नहीं निकलती, तब प्रिंस सोचते हैं कि मुझे कोई और मेथड का इस्तेमाल करना होगा। और हमारे डीमन किंग ब्लश करते हुए प्रिंस को कहते हैं कि तुम इसे नहीं निकाल पाओगे, मैंने इसे बहुत कोशिश की फिर भी ये नहीं निकला। डीमन किंग की इस बात को सुनकर प्रिंस भी ब्लश करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि डीमन किंग अभी किसी एक छोटे जानवर की तरह ट्रेम्बल कर रहे हैं। और प्रिंस ये भी सोचने लगते हैं कि डीमन किंग कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। सडनली जब प्रिंस को रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रहा है, तो प्रिंस डीमन किंग को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। और वो अपनी फिंगर को डीमन किंग के बट में इंसर्ट कर देते हैं और डीमन किंग केवल चिल्लाते रह जाते हैं। डीमन किंग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही अपने अंदर नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो प्रिंस की फिंगर को बाहर की ओर पुश करना शुरू कर देता है। तब प्रिंस डीमन किंग को कहते हैं, क्या आपने प्लानिंग की गई है जो मेरी उंगली आप काटना चाहते हैं? मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है। प्रिंस डिफरेंट सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और डीमन किंग उन्हें गुस्से की निगाह से देखते हुए कहते हैं कि ये सब चीज़ तुम अपने होल में लगा लो, पर मुझे मत लगाओ। डीमन किंग की उन बातों को सुनकर प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक सेक्स टॉय को डीमन किंग के होल में यूज़ कर देते हैं, जिसके वजह से डीमन किंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर कुछ समय बाद प्रिंस कहते हैं, बहुत अच्छे, आपकी बॉडी अब अच्छे से रिएक्ट करना शुरू कर दी है। वो सेक्स टॉय काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है। तब
जब प्रिंस उन्हें टच करते हैं तो डीमन किंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और डीमन किंग प्रिंस के टच को एंजॉय करने लगते हैं, जिसे देखकर प्रिंस भी शॉक हो जाते हैं और डीमन किंग को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि डीमन किंग का वो स्पॉट भी मेरा है, यानी डीमन किंग की वर्जिनिटी भी प्रिंस की है। फिर डीमन किंग प्रिंस को कहते हैं कि मुझे और चाहिए और इसी सीन पर चैप्टर की एंडिंग होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मांगा की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर डीमन किंग एक वर्जिन जॉब सीकर से पोसेस्ड होते हैं और प्रिंस सोच रहे होते हैं कि फाइनली मैंने डीमन किंग की वर्जिनिटी को ले ली। और फिर हमें जियोमेंसन माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो डीमन कल्ट के एल्डर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है मैंने लीडर गार्ड को पहले ही कह दिया था और हमें पता चलता है वो दोनों डीमन कल्ट के एल्डर प्लान किए होते हैं कि वो डीमन किंग को टेंगा गोंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसकी वजह से डीमन किंग अपनी जो इन एनर्जी है उसको एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर कर लेंगे और वो नामगुन फैमिली के प्रिंस की यांग एनर्जी को सक करके उन्हें एक दिन मार देंगे, जिसके बाद ये जो मुरमेम प्लेस है वो डीमन किंग के अधीन हो जाएगा। जबकि रियलिटी इसका उल्टा होती है। प्रिंस हमारे डीमन किंग के साथ वो सब कर रहे होते हैं। प्रिंस अपने मन में सोच रहे होते हैं डीमन किंग की जो इन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है और डीमन किंग मेरे यांग एनर्जी को भी सक करना शुरू कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एनर्जी को फर्स्ट काउंटर पार्ट डीमन किंग से होगा, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। और डीमन किंग केवल चिल्लाते हुए प्रिंस को स्टॉप होने कहते हैं। तब प्रिंस डीमन किंग को कहते हैं कि आप डीमन कल्ट के लीडर हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ मुझे दिखाइए। फिर हमें प्रिंस के बारे में और कुछ बातें पता चलती है। जो प्रिंस है वो थंडर ड्रैगन है जिनका नाम नामगुन जिन है, जो कि अपने नामगुन फैमिली के ओनली सक्सेसर है। उन्होंने अपनी यंग एज में ही अपनी बॉडी में मैग्निफिसेंट इम्यूनिटी को बिल्ड कर लिया था। प्रिंस भाग्य के प्रतीक है और पुरुषत्व का अवतार है। प्रिंस नामगुन जिन एक्सट्रीम यांग एनर्जी के स्वामी हैं और डीमन किंग एक्सट्रीम इन एनर्जी टेक्निक के स्वामी हैं। चाइनीज़ माइथोलॉजी में यांग को मैस्कुलिनिटी का सिंबल माना गया है, जबकि जो इन एनर्जी है उसे फेमिनिन की तरह प्रेजेंट किया गया है। इसलिए जो हमारे प्रिंस नामगुन जिन और डीमन किंग है वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तब हम फिर प्रेजेंट के सीन पर लौट आते हैं जहाँ पर प्रिंस डीमन किंग को किस कर रहे होते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाता है और शाम से रात हो जाती है। वो दोनों वो जो काम कर रहे होते हैं उसे लगातार कर रहे होते हैं। बाहर खड़े सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है कि डीमन किंग को अपने रूम में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो दूसरा सिपाही कहता है कि हमें डीमन कल्ट के एल्डर ने पहले ही बोला था कि जो डीमन किंग है वो अपनी मेडिटेशन को पूरा कर रहे हैं और हमें रोका गया है उन्हें डिस्टर्ब करने से। यानी उन सिपाहियों और जो डीमन कल्ट के एल्डर हैं उन्हें पता नहीं होता कि डीमन किंग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। उनके रूम में प्रिंस आए हुए हैं और वो प्रिंस उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि उन लोग को लगता है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे वो अपनी इन एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा सके, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। डीमन किंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब डीमन किंग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मेरी वर्जिनिटी एक क्रेजी बास्टर्ड ने ले ली है और फिर डीमन किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने हाथों से प्रिंस का नेक ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं कि बास्टर्ड तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और डीमन किंग गुस्से में ही अपनी एक्सट्रीम इन एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तब प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जब प्रिंस ये सब कहते हैं तब डीमन किंग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तब प्रिंस डीमन किंग के हाथों पर किस करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी लाइफ के लिए लेने के लिए तैयार हूँ। तब हमें एक ब्यूटीफुल सा प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्डर खुशी के आंसू रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाओ ये कितने परफेक्ट कपल लग रहे हैं, और बाकी सभी कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वाओ ये कितना ज़्यादा अच्छा है। अब मार्शल आर्ट की दुनिया में पीस बना रहेगा, क्या ये अच्छी बात नहीं है। और एंड में हमें हमारे ब्यूटीफुल कपल को दिखाए जाते हैं। हमारे डीमन किंग और प्रिंस एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं
और इस ब्यूटीफुल सीन के साथ इस मांगा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।